जय भीम जय मूल निवासी सभी साथियों। आज हमारे साथ है अभी अभी निर्माण हुई पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी बीडी बोरकर साहब। आइए इनसे जानते पीपीआई के बारे में और अभी उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं और उन्हीं से जानते हैं क्या है एक्चुअली पीपीआई। आपकी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया लॉन्च हुई हाल ही में, तो वो एक्चुअली पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया क्या है सर? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया बेसिकली यहाँ की जो जनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रियम्बल में बाबा साहब ने लिखा है प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम रिजॉल्व कर रहे हैं अपने देश के हर नागरिक के साथ समता, स्वातंत्र्य और बंधुता का व्यवहार करेंगे। तो उसी से हमने ये लिया कि भाई इस देश में वो हो नहीं रहा व्यवहार में, तो इसलिए इस देश के जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि भाई आपने जो रिजोल्यूशन किया वो रिजोल्यूशन रियलिटी में लाने के लिए इस पार्टी के साथ तुमने जुड़ जाना चाहिए। ये उसके पीछे की भावना है और इसलिए इसका नाम भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि बाबा साहब ने भी अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाए उसका नाम भी उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी रखा था। तो आप ये देखेंगे कि हमने सिर्फ शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, इन्हीं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल हम एक देश के लोग हैं सभी, तो इस देश के हर नागरिक के बारे में हमने सोचना चाहिए, जो कि संविधान में सोचा गया। तो अगर संविधान में सोचा गया, बाबा साहब ने संविधान बनाया और बाबा साहब के जो खुद को फॉलोअर मानते हैं वो सिर्फ सेक्टेरियन लाइन पे अगर कुछ चुनिंदे लोगों के बारे में सोचते तो ये गलत है। उन्होंने देश के हर नागरिक के बारे में सोचना चाहिए जो बाबा साहब सोचते थे, और इसलिए भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई ताकि इस देश के हर नागरिक के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए और उनके अधिकार दिलाने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि आपका परिचय रहा है सर कि 37 साल आपने बामसेफ जैसे सामाजिक संगठन में काम किया है, फिर अभी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की क्या ज़रूरत पड़ी सर? आपकी क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, बामसेफ ये जो संगठन है एक सामाजिक संगठन है, एक सामाजिक आंदोलन की दिशा में वो काम कर रहा है और वो निरंतर समाज की मानसिकता तैयार कर रहा है उनके अधिकारों के लिए। लेकिन अगर आप सही मायने में अधिकार लेना चाहते हो तो सिर्फ आंदोलन करने से, सामाजिक आंदोलन करने से नहीं मिलते। बेसिकली राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस ने वो राइट्स जनता को दिलाने की एक व्यवस्था बनाई है। वो व्यवस्था के तहत ही वो अधिकार मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। और वो व्यवस्था ये है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, लेजिस्लेचर बनाए जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स आते हैं, फिर एक एग्जीक्यूटिव मशीनरी बनाई जो एक्चुअली जो कानून बनेंगे पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, वो कानूनों को लागू करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव की यंत्रणा बनाई। और एग्जीक्यूटिव यंत्रणा अगर वो संविधान के दायरे में अपना काम नहीं करती तो उसको सही इंटरप्रिटेशन करने का जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन ने वो जुडिशियरी को दिया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि मियरली सामाजिक आंदोलन करने से इन रियलिटी अधिकार नहीं मिलते। लोगों को तैयार किया जा सकता है आंदोलन से, लेकिन अगर रियलिटी में अगर आप उनको अधिकार चाहते हो तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर से ही मिलेंगे। और व्यवस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, पार्लियामेंट है, असेंबलीज है, और वहाँ अगर आप नहीं हो, वहाँ आप अपने हित में कानून नहीं बनाते हो, जनता के हित में कानून नहीं बनाते हो, तो फिर आपको नहीं मिलने वाले। और अगर कानून बना भी लेते हो तो अगर आप एग्जीक्यूटिव में आपके लोग नहीं हैं तब भी नहीं मिलेंगे। और अगर एग्जीक्यूटिव में आपके लोग हो भी, लेकिन दूसरे लोग अगर उसको मिस इंटरप्रिट करते हैं कानूनों को, तो जुडिशियरी में जब तक आपके लोग नहीं हैं तो तब भी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में लोगों को रिक्रूट करने की व्यवस्था इस देश के पॉलिटिकल पावर में ही है। मतलब पार्लियामेंट में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वही लोग एग्जीक्यूटिव रिक्रूट करती है, यूपीएससी के माध्यम से, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज़रूरी है।
और वो नहीं हो तो फिर हमको इन रियलिटी और ग्राउंड में अधिकार नहीं मिलेंगे। यही वो सोच है जो मेरे दिमाग में आई कि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, इन रियलिटी में अपने लोगों को उनके अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम दिला नहीं पाएंगे। और इसलिए मैंने सोचा स्पेशली कि मैंने वामचेप से त्यागपत्र दे देना चाहिए और एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना चाहिए। तो सर अभी जो पार्टी निर्माण हो चुकी है पीपीआई, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है सर? जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो बाबा साहब ने दिए हैं वो व्यवहार में नहीं मिल रहे, तो वो उनको लोगों को व्यवहार में कैसे दिलाया जाए, इसके लिए काम करना, यही प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो ओवरऑल पीपीआई के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो आपने भी बता दिए सर। तो वर्तमान में जो मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीति है या फिर राजनीति पार्टियां हैं, उनको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मूल निवासी बहुजन समाज की जो भिन्न भिन्न तथाकथित अम्बेडकरवादी पार्टियां खुद को मानते हैं, लेकिन उनको जब क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं तो वो उस विचारधारा से डाइवर्ट हो गए। कुछ तो मतलब कांग्रेस के साथ जाके बैठ गए। अब आप देखेंगे कि बाबा साहब ने अपने पूरी लाइफ टाइम में कांग्रेस का विरोध किया क्योंकि वो एक ब्राह्मणवादी पार्टी है, लेकिन बाबा साहब की आंदोलन की पार्टी आज उनके साथ है। फिर जिन लोगों के साथ बाबा साहब ने कड़ा विरोध किया, स्पेशली आरएसएस और उससे निकली हुई तब की जनसंघ और आज की बीजेपी, आज कुछ लोग उनके साथ जाके बैठ गए और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जनता इतनी भी मतलब मूर्ख नहीं है, ये समझ नहीं पाती। जनता समझ रही है, लेकिन जनता के सामने कोई अल्टरनेटिव पेश नहीं था और जनता अल्टरनेटिव की बारे में सोच रही है और कोई अल्टरनेटिव दे जो ऑनेस्टली और सिंसियरली बाबा साहब जिस ढंग से उनके समाज की राजनीति चले जैसा सोचते थे, उसी लाइन में राजनीति करने वाले अगर लोग सामने आते हैं तो जनता उन लोगों को ज़रूर साथ देगी, ऐसा जनता आज सोच रही है। और ये भी एक कारण है कि हमने महसूस किया कि जनता इस दिशा में सोच रही है और हमने आज वो अल्टरनेटिव दे देना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आज जो सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल सिचुएशन देश की जो है वो बहुत ही खराब है, इतनी विपरीत है कि संविधान की बात करते हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई है संविधान को लागू करने की, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के बुनियादी प्रिंसिपल है, उनके ही खिलाफ में जो पार्टियां सत्ता में वो काम कर रही है। कांग्रेस ने भी यही किया और आज जो पार्टी सत्ता में है वो तो बिल्कुल मतलब एक नग्न होकर विरोध में, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में काम कर रही है। जब ऐसी स्थितियां है तो लोगों के जो अधिकार संविधान में दिए हैं दे आर जीपर्डाइज्ड, वो धोखे में है। और जब लोगों के अधिकार धोखे में है और जिन लोगों की ये बात समझ में आ रही है वो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बाबा साहब के आंदोलन के साथ और संविधान के साथ धोखा ही कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हम ऐसा बाबा साहब के आंदोलन के साथ और संविधान के साथ धोखा करें, और ये इसलिए हमने सोचा कि अभी ये वो राइट टाइम है कि हमने ये पार्टी निकाल देनी चाहिए। चूंकि बात हुई छोटे छोटे गट हैं वो कांग्रेस के साथ जाते हैं या फिर बीजेपी के साथ जाते हैं सर, लेकिन भारत में अभी ऐसी भी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे भी अपना प्रतिनिधित्व करती है, वो होने के बावजूद भी पीपीआई बन जाती है, तो इसका क्या मूलतः उद्देश्य होगा सर? वो एक पार्टियां जो है वो दे आर हंग्री फॉर द पावर्स। वो बाबा साहब की जो सोच थी, सही राजकीय पार्टी बने और अपने समाज के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा नजर नहीं आता। वो जो भी पार्टियां हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ राजकीय सत्ता में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं, किसी की उंगली पकड़ के, उनके सबऑर्डिनेट बन के, उनके साथ कॉम्प्रोमाइजेस करके। बाबा साहब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स के साथ किसी भी लोगों के साथ या किसी भी पार्टी के साथ जो इसके विरोध में है, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। और वो क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे, तो इसलिए जो बाबा साहब चाहते थे वो हासिल नहीं कर सकते थे, जिनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे उनके माध्यम से।
इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबा साहब एक बहुत ही डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी थे और डेमोक्रेटिक की ही लीडरशिप उभर के आनी चाहिए और डेमोक्रेटिकली हम अपने समाज के अधिकार उनको दिलाना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का मानना था। लेकिन आप ये देखेंगे कि जितनी भी पार्टियां और उनके नेता हैं, दे आर ऑल एटोक्रेटिक इन नेचर। वो जो कह रहे वही होना चाहिए। और उनके जो है साथ में जो लोग जुड़े हैं उनकी चमचेगिरी में लगे हुए हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ा ही है आंदोलन चलाने का। देयर शुड बी ए स्पेस फॉर लिसनिंग टू योर ओन पीपल। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं, दूसरे लोगों के विचार सुन के एक अपना लार्जर प्रोग्राम बनाना चाहिए, सबको अकोमोडेट करने वाला प्रोग्राम बनाना चाहिए। यही नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक ठाक है, ऐसा नहीं होता। तो ये जितनी भी मतलब सो कॉल्ड अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टियां है वो इसमें कहीं भी नज़दीक नहीं है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में। पीपीआई ही एक ऐसी पार्टी है कि जो डेमोक्रेटिकली सोचती है, लोगों को साथ में लेके उनके विचारों को समझ के, उनकी ज़रूरतों को समझ के फिर अपना प्रोग्राम बना के आगे बढ़ने वाली पार्टी। अभी पीपीआई निर्माण तो हो चुकी है सर, पर इसका फिर राज्य स्तर पे रहेगा या फिर राष्ट्रीय स्तर पे कैसा रहेगा सर? ये तो ऑल इंडिया की पार्टी है और ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगी, ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगी और उसके जो भिन्न भिन्न राज्य है उसमें भी काम करेगी। और दूसरा, बाबा साहब ने एक जगह ये कहा है कि हमारे समाज में छोटी छोटी पार्टियां अपने व्यक्तित्व पर फोकस करने वाली बहुत सारी पार्टियां बनाई हैं। बाबा साहब ने बहुत लताड़ा है ऐसे लोगों को कि ये क्या हो रहा है, हाँ, इससे क्या हमारा आंदोलन चलेगा? तो ये सबको डिसॉल्व कर देना चाहिए और एक ही ऑल इंडिया पार्टी होनी चाहिए और जिसमें उसके भिन्न भिन्न राज्यों में उसके यूनिट्स होने चाहिए, जिसके माध्यम से एक प्रबल राजकीय ताकत बन के हम सामने आएंगे और जिसी के माध्यम से हम अपने लोगों को उनके अधिकार दिला पाएंगे। ये बाबा साहब की अपनी सोच थी। आज ऐसी कोई पार्टी नहीं है और इसलिए एक नई पार्टी की जरूरत थी जो हमने फुलफिल करने के लिए पीपीआई का निर्माण किया। 28 दिसंबर को चूँकि पीपीआई लॉन्च हो चुकी, तो उसी दिन लोगों की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई कि आ गई समाज में एक और पार्टी जो समाज को विभाजित करेगी या फिर मतों का ध्रुवीकरण करेगी। इसके बारे में क्या ख्याल है सर आपका? ये गलत धारणाएं हैं लोगों की, वो उन डेप्थ सोच नहीं रखने की वजह से है। जो भी सो कॉल्ड अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टियां है, ये उनका अगर टोटल वोट जो उन्होंने पाया अब तक, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने 2% से ज्यादा वोट नहीं पाए हैं मूल निवासी बहुजन समाज के। तो मुझे ये बताइए कि ये बाकी जो वोट है, जब हम ये कह रहे हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज इस देश में 85% है, तो उनका वोट भी 85% है। तो इन सभी पार्टियों ने मिलकर 2% अगर वोट नहीं पाया, तो ये उनका मानना कि एक नई पार्टी आई और वोटों का विभाजन कर रही है, ये तो गलत धारणा है। वास्तव में वो जो 83% हमारे समाज के वोट गए कहाँ? तो आप अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो वो सभी वोट हमारे विरोधकों के काम में गई है, जो हमें हमारे वोट तो ले रहे हैं, लेकिन जब हमें हमारे अधिकार देने की बात आती है तो हमारे अधिकार वो देते नहीं। तो इसलिए वो वोट जो उधर गया हुआ है, कई कारण हो सकते हैं उसके, वो वोटों को क्या अपनी समाज की प्रबल पार्टी बना के लाना नहीं चाहिए? अगर कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं लाना चाहिए तो उनके साथ मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी वोट्स बाहर गए हैं, जो भी वोट्स ब्राह्मणिकल पार्टी को गए हैं, जो भी वोट्स कांग्रेस को गए हैं, जो भी वोट्स कम्युनिस्टों को गए हैं, जो भी वोट्स बीजेपी को गए, वो हमारे अपने मूल निवासी बहुजन समाज के वोट है। उनकी इग्नोरेंस की वजह से गए हैं या तो उनको अल्टरनेटिव हम नहीं देने की वजह से गए हैं। वो सब वोट वापस लाके एक उनके अधिकार दिलाने के लिए सत्ता में आने की जरूरत है और उसके माध्यम से हम उनके अधिकार दिला पाएंगे। तो इसलिए ये गलत धारणा है लोगों की और इसको हमने इन धारणाओं को तुरंत खत्म कर देना चाहिए कि ये कोई नई पार्टी है तो कोई वोटों का डिवीजन हो रहा है। ऑलरेडी वोटों का बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवीजन हुआ है और अनफॉर्चुनेट पार्टी है कि वो हमारे विरोधी कैंप में गए हैं वोट्स, उनको वापस लाना जरूरी है।
पीपीआई का अभी अभी निर्माण हो चुका है, लेकिन ग्रास रूट तक की इसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी कैसी भूमिका रहेगी सर? देखिए, अभी एज ए नेशनल प्रेसिडेंट मैं इमीडिएटली केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग लगाने जा रहा हूं आने वाले 27 और 28 जनवरी को, और उसमें हम पूरा ब्लूप्रिंट ड्रॉ करेंगे और भिन्न भिन्न राज्यों में इसके यूनिट्स बनाएंगे। और राज्यों के यूनिट्स जैसे ही बनते तो तुरंत मतलब जिला स्तर के यूनिट्स बनाएंगे, जिला स्तर के बाद हम तहसील और बूथ लेवल तक जाके हम यूनिट्स बनाएंगे। और उसमें हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो भिन्न भिन्न अंग है उनको इसमें इन्वॉल्व करेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए। ये ब्राह्मणों का मैं कोई किसी जात को नहीं मानता, ये हम ओवरऑल एज ए पीपल हम उनको साथ में लेना चाहते हैं और उनको साथ में लेके उनके ग्रास रूट तक जाके हम इसके यूनिट्स बनाएंगे। और इसमें आने वाले 5 या 6 महीने में हम ग्रास रूट तक इस पार्टी को बिल्ड कर लेंगे। देखिए, पार्टी फॉर्म होते ही किसी ना किसी पार्टी को वो अपनी पार्टी दुश्मन मानती है, लेकिन पीपीआई आप किन किन लोगों को यानी किन किन पार्टियों को अपना दुश्मन मानती है सर? हम किसी को भी दुश्मन नहीं मानते हैं, हम उनको हमारे एडवर्सरीज मानते हैं, हम उनको अपने एनिमीज नहीं मानते, क्योंकि हम एक देश के लोग हैं। पीपल्स पार्टी जब सभी लोगों की है तो उनमें वो जो पार्टियां दूसरी है, वो भी तो इस देश के ही लोग हैं ना। तो जब हम पीपल्स पार्टी चला रहे तो उनको हम दुश्मन कैसे समझ सकते हैं? लेकिन उनको हम अपने एडवर्सरीज जरूर मानते हैं, हमारे विरोधक जरूर मानते हैं उनको। और क्योंकि वो भी उनकी आइडियोलॉजी के तहत हम उनको हमारे विरोधक मानते हैं, और इसलिए उनको विरोधक मानकर ही हम, विरोधक होने की वजह से ही वो हमारे अधिकार रिलीज नहीं कर रहे, तो इसलिए हम उनको लड़ेंगे, उनके खिलाफ में लड़ेंगे, लेकिन हम उनको अपना दुश्मन नहीं मानते। चूंकि अम्बेडकरी विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां है या कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो अम्बेडकरी मूवमेंट को ख़त्म कर लेती है, तो फिर आप कम्युनिस्ट जो पार्टियां हैं उनको आप कैसे देखते हैं सर? कम्युनिस्ट पार्टियां बेसिकली, इफ यू सी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आप ये देखेंगे कि वो बेसिकली फंडामेंटली डिक्टेटोरियल एस्पेक्ट्स उसमें है। बाबा साहब ने 1952 में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो लिखा तो 2 बातें इम्पॉर्टेंट लिखी है उसमें। एक तो वो आरएसएस और आरएसएस से निकली हुई पार्टियों को हम विरोध करेंगे, ये कहा है उसमें मैनिफेस्टो में। और दूसरा, कम्युनिस्टों को हम विरोध करेंगे, ये क्लियरली लिखा है वहाँ। वो इसलिए क्योंकि वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। आज ये उनका कंपल्शन है इंडिया में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इस ढंग से बनाया बाबा साहब ने, और आज वो इस देश में इस्टेब्लिश हो रहा है डेमोक्रेटिकली। तो कम्युनिस्टों की ये आप कहेंगे कि मजबूरी है कि वो डेमोक्रेसी को मान रहे, but by their ideology they are not democratic, they are basically an autocratic and dictatorial type of ideology, और इसलिए हम उसे विरोध करते हैं। दूसरा, वो हम लोगों की अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को या अम्बेडकराइट पार्टियों को वो निस्तनाभूत कर रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं। इसका कारण ही ये है कि जो सो कॉल्ड अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टियां हैं काम नहीं कर रही है, वो मजदूरों के लिए काम नहीं कर रही है, वो फार्मर्स लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, वो गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। और कम्युनिस्ट जो है बेसिकली उन्होंने अपना ये एजेंडा बनाया है, तो नेचुरली क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका है, और इसमें ये पार्टियां काम नहीं कर रही, इसलिए वो उधर अट्रैक्ट हो रहा है। और वो अट्रैक्ट तो हो रहा है क्योंकि उनकी बात कह रहा है वो, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो अलग मतलब डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो कॉमन मास है, वो कॉमन मासेस को इस बात की आइडियोलॉजी की समझ नहीं होती है। वो लोगों को मेरा कौन इमीडिएटली भला कर रहा है ये सोचता है, लेकिन इमीडिएटली भला सोचना और लॉन्ग रन में उसका कितना बड़ा नुकसान होगा इसके बारे में सोचना, ये तो जो समाज के जो थिंकर है, ये तो उनका एरिया है। और इसलिए आप ये देखेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाबा साहब ने जो डिक्टेटोरियल फोर्सेस है, स्पेशली हिटलर, और बाबा साहब गवर्नेंस में थे, यहाँ मतलब गवर्नर जनरल के कैबिनेट में थे, लेबर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्लियरली ये मैसेज दिया है हमारे लोगों को कि किसी भी हालत में ऐसे फोर्सेस को हमने अपनी ताकत नहीं देनी चाहिए, ताकि इस संसार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो इसलिए हमको तो कम्युनिस्टों को तो हम इसी दृष्टि से देखते हैं।
चूंकि महाराष्ट्र एक बहुजन समाज के महापुरुषों का जन्मभूमि भी रही है और कर्मभूमि भी रही है। इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो फुले शाह अम्बेडकरी मूवमेंट है वो फली फूली है, उसके बाद ही बाकी अन्य राज्यों में वो पहुंची है। तो इस राज्य में पीपीआई का क्या प्लान है सर? मतलब इसके राज्य के लिए पीपीआई कैसा सोचती है? देखिए, महाराष्ट्र में एक बाबा साहब के आंदोलन से एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास उभर के आया और इंटेलेक्चुअली दूसरे राज्यों की कंपैरिजन में वो कहीं आगे है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल क्लास की एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने एक फिलोसोफर को पढ़ा हूँ, तो उसने ये कहा है कि नो टू इंटेलेक्चुअल्स कैन रिमेन टुगेदर। तो इस महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स है, तो आप ये देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति का जब विचार करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हुआ है, क्योंकि हर आदमी अपने को बाबा साहब के लेवल का इंटेलेक्चुअल समझने लगा और वो दूसरे की बात नहीं सुनता, ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में विश्वास नहीं करता, वो मतलब अपने बड़प्पन में ही विश्वास करता है। तो इतनी फ्रैगमेंटेड राजनीति यहाँ है, डिस्पाइट कि ये फुले अम्बेडकराइट और शाहू महाराज के आंदोलन की भूमि है, लेकिन पॉलिटिकली इन लोगों को यहाँ सक्सेस इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में विश्वास नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ इमीडिएटली बहुत कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसलिए जो आपने मुझे सवाल पूछे थे कि भाई आपका फोकस किधर है, तो मैंने महाराष्ट्र को छोड़ के दूसरी जगह फोकस बताया। इसका मतलब हम महाराष्ट्र में फुले अम्बेडकराइट विचारधारा की राजनीति नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। वो हम करेंगे और उनको समझाएंगे कि जो बाबा साहब जब इतने बड़ा डेमोक्रेट्स थे, तो ये जितनी भी पार्टियां जो बनी हुई हैं, वाई कांट दे थिंक डेमोक्रेटिकली। ये अभी सर पार्टी का निर्माण हो चुका है, तो इमीडिएट तरीके से कौन से स्टेट में पार्टी अपनी ये करेगी सर, पहल करेगी? देखिए, हम तो अभी आने वाले समय में 4-5 स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी कर्नाटका, इन स्टेटों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो जहां हमारी ताकत है, स्पेशली मध्य प्रदेश, अभी बिहार में तो इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन हमारा फोकस जो रहेगा इमीडिएटली मध्य प्रदेश में रहेगा, फिर बिहार में रहेगा, क्योंकि इधर हमारी ताकत उभर के आई है। तो इन स्टेटों में हम ज़्यादा समय लगाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम यहाँ से रिजल्ट्स भी निकालेंगे। 2019 में लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए पीपीआई का क्या प्लान है और कैसे देखते हैं सर उस चुनाव को पीपीआई? 2019 में तो हम मोर और लेस जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स है इंडिया के, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, यूपी है, इन स्टेट्स में हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क खड़ा किया हुआ होगा और उसके माध्यम से विल बी ए बिगर चैलेंज टू दीज ब्राह्मणिकल पार्टीज, स्पेशली कांग्रेस और बीजेपी के लिए हम एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर देंगे। और हम चाहेंगे कि किसी भी हालत में इनको सत्ता में नहीं आने देने का। ये जो एक बीच के पीरियड में जब बीएसपी कांशीराम जी के नेतृत्व में उभर के आई थी, तो उस वक्त जब ये दोनों पार्टियां जो है कभी भी सत्ता के नज़दीक नहीं जा सकती थी, उनको हमेशा मतलब एक दूसरे का साथ सहयोग लेना पड़ता था, ऐसी स्थिति हम लाके छोड़ेंगे उनको, दोनों को। चूंकि जो वर्तमान सरकार है वो गठजोड़ में विश्वास रखती है या फिर उन्होंने सरकार करके भी दिखाई है, तो पीपीआई का क्या प्लान है? मतलब गठजोड़ में या फिर तीसरा मोर्चा के बारे में भी पीपीआई सोचती है या फिर कैसा प्लान रहेगा सर? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये मतलब तीसरा मोर्चा, गठबंधन, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ का मामला है और हम नहीं चाहते कि हमारा आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ करे। स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ हो सकती है, स्पेशली हमारे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हम लेना चाहते हैं। अगर गठबंधन करना ही है तो हमारी जो सोशल फोर्सेस है, जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा गठबंधन ज़्यादा हो सकता है, रादर देन दी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी एक आइडियोलॉजी अलग है, उनका विचार अलग है, और वो भिन्न विचारधारा के लोगों के साथ अगर हम गठबंधन करते हैं तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम किसी भी हालत में प्रिंसिपली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना
करना चाहते हैं। लेकिन अम्बेडकरी जो पार्टियां हैं जो अम्बेडकरी मूवमेंट का प्रतिनिधित्व करती है ऐसा बोलती है, क्या उनके साथ तो फिर हो सकता है गठबंधन? उनके साथ स्ट्रैटेजी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि हम उनको पूर्ण रूप से ऐसा नहीं मानते, ये तो सच्चाई है। अगर ऐसा होता तो हमें कोई पार्टी खोलने की जरूरत नहीं थी। हम तो बेसिकली एक ग्रास रूट में बाबा साहब का आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं, और वो अगर ऑलरेडी कर रहे होते तो हमें ये पार्टी खोलने की भी जरूरत नहीं थी। तो प्रिंसिपली तो हमारा मानना है कि वो नहीं कर रहे, लेकिन यू सी कि अल्टीमेटली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपने जो सही दुश्मनों को हराने के लिए जो हमारे अपने लोगों की जो सो कॉल्ड अम्बेडकराइट पार्टियां है, कुछ हद तक तो हमारे नज़दीक है, तो उनके साथ एक स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो पीपीआई का मेन इलेक्शन मैनिफेस्टो फिर कैसा रहेगा सर? पीपीआई का मेन इलेक्शन मैनिफेस्टो जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उसके तहत रहेगा। मतलब इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी इस ढंग से बनाना होगा जिससे अल्टीमेटली इस देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी आए, इस देश में सामाजिक ब्रदरहुड जो बाबा साहब का जो थ्रस्ट है, और बाबा साहब ने अपने भाषणों में ये कहा है कि उन्होंने ये कहा है समता, स्वातंत्र्यता और बंधुत्व। ये बंधुत्व बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो, इसलिए भी इसका नाम जो है ना पीपल्स पार्टी रखा है। इसको इसलिए सेक्टेरियन नहीं है ये पार्टी। मतलब जब तक देश के लोगों के साथ बंधुभाव निर्माण नहीं होगा तो लोग एक दूसरे के समस्याओं के बारे में संवेदनशील नहीं रहेंगे, और लोग एक दूसरे के बारे में अगर संवेदनशील नहीं रहेंगे तो इस देश को एक सही मायने में मजबूत राष्ट्र खड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम उनको एक धागे में पिरोने का हमारी अपनी कोशिश रहेगी। चूँकि किसी भी पार्टी के पूर्णकालीन प्रचारक ना हो तो ग्रास रूट तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पीपीआई का कैसा प्लान है? पीपीआई कैसे सोचती है सर इसके बारे में? हम डेफिनेटली पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई बार ये कहा है कि ऐसे समाज जीवन में काफ़ी लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, और वो ऑनेस्ट भी है, वो सिंसियर भी है, और बाबा साहब के आंदोलन के प्रति डेडिकेटेड भी है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो बाबा साहब के नाम पे जो पॉलिटिकल पार्टियां चल रही है उसमें चमचेगिरी का उठान आया हुआ है। ये ऐसे जो ऑनेस्ट और सिंसियर किस्म के लोग जो समाज जीवन में होते हैं ना, वो चमचेगिरी करना पसंद नहीं करते, और मैं भी इस मत कहूँ कि चमचेगिरी नहीं करनी चाहिए किसी की। काहे के लिए चमचेगिरी करना चाहिए? चमचेगिरी तो वो लोग करते हैं जिनका स्वार्थ होता है। वो लोग चमचेगिरी नहीं करते जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करना चाहते। तो पीपीआई एक ऐसी पार्टी है कि वो निस्वार्थ भाव से हम फुले आम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करना चाहती है, और ऐसे जो लोग समाज जीवन में हैं उन लोगों को पीपीआई पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के सामने कार्यकर्ताओं के मतलब उनको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बना के सामने लाएगी। चूँकि चमचेगिरी शब्द सामने आया सर, तो उस नाम से एक जुड़ा एक नाम आता है, उभर के सामने आता है, माननीय कांशीराम जी। उनकी राजनीति के बारे में आप कैसा सोचते हैं सर? कांशीराम जी ने चमचा एज करके किताब ही लिखी। जब वो अपना आंदोलन, राजकीय आंदोलन शुरू कर रहे थे, उस वक्त तो उन्होंने चमचा एज ये किताब लिखी, लेकिन दुर्भाग्यवश आप ये देखेंगे कि उन्होंने जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द चमचे ही पैदा किए, और चमचे पैदा करने की वजह से जो ऑनेस्ट और सिंसियर किस्म के लोग जो जुड़े थे वो लोग आज वो जो भी पार्टी बनी उसके साथ आज आपको नज़र नहीं आते। तो ये दुर्भाग्यवश बात है, लेकिन उन्होंने, और वो एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के तहत वो सामने आए, वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। तो क्या पीपीआई को भी अवसरवादी के रूप में देखा जा सकता है? इसके बारे में आपकी क्या सोच है सर? देखिए, अवसरवाद किसको कहेंगे? अवसरवाद तो उसको कहेंगे कि एन के न प्रकारे न सत्ता में रहने के लिए किसी के भी साथ तड़जोड़ करो, उसी को अवसरवाद कहते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में अभी तक आपको ये बताया गया कि हम किसी के भी साथ अपने प्रिंसिपल्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए अवसरवादी पार्टी करके इसको नहीं किया समझा जा सकता है।
अवसरवादी तो वो होते हैं जो किसी के भी साथ सत्ता पाने के लिए, पोजीशन पाने के लिए वो करेंगे। हम तो सत्ता और पोजीशंस के, सत्ता हम चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स में चाहते हैं। हम अपने टर्म्स में सत्ता चाहते हैं, किसी दूसरे के साथ साठगांठ करके या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके सत्ता नहीं चाहते, और हम अपने बल पे सत्ता लाएंगे इस देश में। क्योंकि समाज का बहुत बड़ा तबका रहा है सर, महिला, पुरुष या फिर जो यूथ है या फिर रिटायर्ड लोग हैं, उनको आप पार्टी से कैसे जोड़ने की रणनीति बनाते हैं? जो जो भी मतलब ऑनेस्ट और सिंसियर है बाबा साहब के आंदोलन के प्रति, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, और उसके साथ अपना डेडिकेशन देना चाहते हैं, वो महिलाएं हो, वो यूथ हो, वो स्टूडेंट हो, वो पेंशनर्स हो, वो सबको हम अप्रोच होंगे इस 5-6 महीने के दौरान और उनको इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और इससे इसका जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो ग्रास रूट बेस है वो बढ़ाने में हम कामयाब होंगे। बहुजन समाज के हक उनको दिलाने के लिए आप कैसी अपील करना चाहेंगे सर? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है इस समाज के जीवन में कि उनके सामने एक ऑनेस्ट और सिंसियर लोगों की पार्टी उनके सामने रखी हुई है, और इसलिए अभी उन्होंने जो हमारे विरोधी शक्तियां हैं उनके क्या में वो जो आज तक वोट डाल रहे थे वो तुरंत उधर वोट नहीं डाले, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा मात्रा में साथ सहयोग करे, मतलब वो एज ए ह्यूमन रिसोर्स साथ सहयोग करे, एज ए फिनेंशियल रिसोर्स एज ए साथ सहयोग करे, और बहुजन और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में जिता के लाने के लिए और अपने उनके माध्यम से अपने अधिकार पाने के लिए पूर्ण रूप से साथ सहयोग करे, यही मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ। सर, बहुजन मूल निवासी समाज बीजेपी, आरएसएस और या फिर कांग्रेस, इन ऐसे संगठनों पे एक लेबल लगा जाता है कि ये जातिवादी संगठन है या फिर हमारा भला करने वाले संगठन नहीं है। तो चूंकि पीपीआई तो बनी है, इसको निस्तेनाबूद करेगी, तो इसके लिए कितने साल का अनुमान लगाया जा सकता है सर? 15 या 20 साल में हम ये कर देंगे। मेरा ये मानना है कि 15 या 20 साल में एक स्थिति हम खड़ी कर देंगे कि दे विल बी नोवेयर क्लोजर टू अस, वो हमारे नज़दीक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो विरोधी पार्टियां हैं और पिछले 70 साल से इन लोगों को जो मिलना चाहिए था, ये बहुत बड़ा समय हो जाता है 70 साल, इनको जो उनके अधिकार संविधान में जो है वो मिलना चाहिए था, वो मिलने की तो बात छोड़ो, जो थोड़ा बहुत बाबा साहब जब थे वो उस समय में जो मिला था वो भी इन्होंने हमसे छीन लिया। तो अब वो समय आ गया कि हम लोगों को समझाएंगे और इन लोगों को परास्त करेंगे, और परास्त करके ये 15-20 साल का समय पर्याप्त है कि ये हमारे कहीं नज़दीक भी नज़र नहीं आएंगे। तो मिशनरी कार्यकर्ता है, उनके लिए कहना चाहेंगे? मेरा मिशनरी कार्यकर्ताओं के साथ यही है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय इस आंदोलन को तगड़ा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय लगाए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। ये थे सर, पीपीआई को पॉलिटिकली अभी पावर में आने के लिए बधाई देते हुए हमारा चैनल आपको बधाई दे देता है सर। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम। जय भीम, थैंक यू।